नमस्कार, मैं हूं श्री शुक्ला। अग्निपथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से बात करेंगे सियासत की और उस उपचुनाव की जिसकी नजर, जिसका असर सब तरफ, यानी मैनपुरी का उपचुनाव। इस उपचुनाव में अब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है। मतलब एक और किरदार की एंट्री मैनपुरी के उपचुनाव में। कहानी शुरू हुई चाचा भतीजा के मिलन से, फिर उसके बाद जो संवाद आए, तमाम तरह के संवाद आए। अखिलेश यादव ने संवाद किया, पांव छुआ, उसके बाद शिवपाल सिंह यादव ने तमाम बयान दिए। जो बयान कहे जाएं तो इमोशनल बयान थे। उन्होंने बहू का जिक्र किया कि हम बहू की वजह से साथ आ गए हैं, और तमाम ऐसी इमोशनल बातें की जो परिवार वाली बातें होती। लेकिन इस सब के बीच में आज योगी जमकर बरसे। योगी आदित्यनाथ ने आज करहल से सभा को आयोजित किया। ये वो विधानसभा है जहां से अखिलेश यादव चुनकर आते हैं। उन्होंने जगह चुनी, यानी गढ़ में जाओ और वहां से ललकारो। ये ललकार हुई। उस ललकार से कई चीजें सामने आई, कई बातें निकलकर सामने आई। लगा जैसे महाभारत का युद्ध सच चुका है। हालांकि ये कोई आम चुनाव नहीं है, लेकिन इसका महत्व बहुत ज्यादा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी का गढ़ जिसने अपनी नाक की लड़ाई बना ली है, दूसरी तरफ उस गढ़ को ढहाने की कवायद बीजेपी की तरफ से सारे सिप्पे सलार उतार दिए गए हैं। चाहे वो मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो या संगठन के लोग हों, सब लोग उतरे हुए हैं। मकसद एक, किसी तरह से इस गढ़ को गिराया जाए। और उसी के तहत आज का जो भाषण है, अगर आप उसको सुनेंगे, योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले इमोशनल कार्ड खेला। उन्होंने कहा नेताजी को श्रद्धांजलि। उन्होंने श्रद्धांजलि दी, फिर सभा की शुरुआत की। इस सभा में उन्होंने चाचा भतीजे की जोड़ी पर वार भी किया, और वार अखिलेश से ज्यादा शिवपाल यादव का पर था। इसके भी राजनीतिक मायने हैं, इसकी भी वजह है, इसके भी इमोशनल फैक्टर हैं कि आखिरकार उन्होंने शिवपाल सिंह यादव को इतना वार क्यों किया। उन्होंने ये बताने की कोशिश की जनता के बीच में कि वो पेंडुलम है, वो फुटबॉल है। उन्होंने तरह तरह से नवाजा उनको, और ये शब्दों के तीर चलाए। आखिर ये शब्दों के तीर शिवपाल यादव पर क्यों चलाए गए? क्या उनकी फॉलोइंग वहां पर ज्यादा है, या जसवंत नगर विधानसभा जो उनकी विधानसभा है, वहां पर वो उनके वोटर्स के बीच में ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपके जो नेता हैं वो तो धोखा खाए हुए हैं। ये बार बार बताए जाने की कोशिश की जा रही है, यानी इमोशनल फ्रंट पर भी चुनाव लड़ा जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि हमने तो बहुत कुछ किया, लेकिन इस पार्टी ने क्या किया? इस पार्टी ने समाजवाद की बात की, और लेकिन दिखा वहां पर परिवारवाद। उन्होंने पूरी फहरिस्त गिनाई, सांसद भी आपका, विधायक भी आपका, ब्लॉक प्रमुख भी आपका। तो जनता के बीच में ये परिवारवाद का मैसेज भी देने की कोशिश की गई कि इस चुनाव में आप परिवारवाद का सफाया कीजिए और हमें जिताइए। फिर उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई, गरीबों के लिए जो काम किया वो गिनाया। अब ये मैसेज कितनी दूर तक जाएगा, जनता उसको कितना स्वीकार करेगी, और अखिलेश यादव इस सभा के बाद अपनी क्या रणनीति रखेंगे, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ के वो बयान सुनिए जिसकी चर्चा आज राजनीतिक गलियारों से लेकर मीडिया तक में है। मुलायम सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। उन्हें इसलिए भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं क्योंकि उन्होंने 2019 में ही, जब उन्होंने देश की संसद में कहा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जो भी चुनाव अब होंगे, चुनाव के पहले उन्होंने कह दिया था कि अब तो आएगी तो भाजपा ही। अपने को समाजवादी कहते हैं, लेकिन वास्तविक चरित्र उनका केवल परिवारवाद का है। वे परिवारवाद से कभी उभर नहीं पाए हैं। सब कुछ परिवार को चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी परिवार का, मुख्यमंत्री भी परिवार का, राष्ट्रीय महासचिव भी परिवार का,
सांसद भी परिवार का, ब्लॉक प्रमुख भी परिवार का, विधायक भी परिवार का। लेकिन भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार 4-4 बार थी, इनके अपने बड़े बड़े बंगले बन गए, लेकिन मैनपुरी इटावा के गरीबों के मकान नहीं बन पाए। अब ये महाभारत के जो रिश्ते नौकरी निकलते ही वसूली पे निकल पड़ते थे, कोई चाचा है, कोई भतीजा है, कोई कुछ और बन करके निकल पड़ते थे, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते थे। चाचा शिवपाल का, उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था। और फिर उनको वही चीज याद आ जाती, कभी कभी उनको याद आता है। भाइयों बहनों, जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए, पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। तो आपने सुने योगी आदित्यनाथ के बयान। उन्होंने जिस तरह से बयान किया, एक तरफ से बिल्कुल स्क्रिप्टेड हमले थे, जैसे वैसे हमले किए गए समाजवादी पार्टी के ऊपर, और ख़ास तौर पर वो जो परिवारवाद को लेकर चले और फिर जनता को ये मैसेज देने की कोशिश की कि परिवारवाद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक प्रमुख तक एक ही परिवार का आदमी होता है, यानी जनता के बीच में कुछ मैसेज जाए ताकि वो जो समाजवादी का गढ़ है वहाँ पर सेंध लगाएं। इस चर्चा पर भाग लेने के लिए मेरे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपसे उनका परिचय करा दूं। प्रखर प्रताप सिंह हैं, PSPL के प्रवक्ता। इसके अलावा प्रमोद गोस्वामी जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अभिषेक राय जी, आनंद दुबे प्रवक्ता हैं BJP के, और अरुण राजभर जी हैं, महासचिव हैं SB-SP के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चलूँगा अभिषेक राय जी के पास। अभिषेक राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल, आज जिस तरह का अटैक हुआ है BJP की तरफ से योगी आदित्यनाथ ने, आपने सुना जो अभी उनके स्टेटमेंट आए, उस स्टेटमेंट पे समाजवादी पार्टी का क्या कहना है? उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि परिवारवाद है, समाजवाद तो दिखावा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो स्टेटमेंट आया वो हताशा से भरा हुआ स्टेटमेंट था, क्योंकि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। उन्हें आदरणीय शिवपाल चाचा के लिए जिस तरह का पेंडुलम शब्द का इस्तेमाल किया, राजनीति में इस तरह का शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। आप मुझे बताएं, इतने बड़े नेता है, अभी उन्होंने कुछ दिन पहले इसी विधानसभा में माननीय शिवपाल चाचा की कितनी तारीफ करी थी, क्योंकि शिवपाल चाचा ने विधानसभा में उनकी तारीफ करी। तो लेकिन कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सिर्फ चुनाव जीतना आता है, सिर्फ चुनाव के लिए वो लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए वो कुछ नहीं सोचने का प्रयास करते हैं। अगर वो सोचते, वो हमेशा कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति रही है, वो हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे चलती, क्योंकि इनके जो आदर्श रहे वो अंग्रेजों के मुखबिर हुआ करते थे। तो ये लोग कहते हैं उसी आइडियोलॉजी पे चलते हैं कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे इन्हें एक केंद्र प्रकरण किसी तरह से सत्ता हासिल करनी होगी। आप मुझे बता दें, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि 100 दिन हमारी सरकार बनने दी, साथ बिजली का रेट ऑफ हो जाएगा। दूसरे योगी 2.0 की बात कर रहा हूँ कि बिजली का रेट आधा हो जाएगा, किसानों को मुफ्त में सिंचाई का ये बिजली मिलेगा, और ये सारी चीजें होती। माननीय प्रधानमंत्री जी कहा करते थे 2013 में कि महंगाई डायन होती, और वो कहते थे कि जो सरकारें भ्रष्ट होती हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को स्टेटमेंट कोट कर रहा हूँ कि वो कहते थे जो सरकारें भ्रष्ट होती हैं उनमें जो रुपया जो होता है वो डॉलर के मुकाबले कमजोर हो जाता है। तब 66 रुपए वैल्यू थी साहब, आज 81 रुपए से ऊपर। तो क्या मैं मान लूं कि क्या सरकार भ्रष्ट है? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं आरोप लगाया। PWD में खुला भ्रष्टाचार हुआ, एक OSD को सस्पेंड कर दिया, क्या हुआ सबने देखा। इनके माननीय मंत्री जी ने क्या कहते हैं जल निगम में कितने कंप्लेंट्स करी वो सबको पता है। अभी इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके विभाग में किस तरह की कंप्लेंट है सबको पता है, लेकिन कोई भी फैसला नहीं लिया जाता। ये सिर्फ विपक्ष की आवाज दबाने का काम करते हैं, इनके पास मुद्दे नहीं साहब। ये 2 करोड़ रोजगार का माननीय प्रधानमंत्री जी वादा करते थे, इनके मंत्री नित्यानंद राय जी स्टेटमेंट देते हैं, संसद में ऑन रिकॉर्ड है कि वो कहते हैं कि 7,20,000 रोजगार मिले पिछले 8 साढ़े 8 साल में। तो 2 करोड़ रोजगार का वादा करता है, 16 करोड़ का हिसाब नहीं दे पा रहा,
वो इस तरह की कहते हैं ना, ये फ्रस्ट्रेशन में बात है। आप एक चीज देख लीजिए कि अभी तक, क्योंकि शिवपाल चाचा थोड़ी सी माननीय मुख्यमंत्री की तारीफ करते थे तो उनकी Z+ की सिक्योरिटी मेंटेन थी, और आज उन्होंने हमें समर्थन दे दिया, वो परिवार एकजुट होने लगा। परिवार पहले से भी एकजुट था, अभी भी एकजुट है, और जब एकजुट होने लगा तो Z श्रेणी से घटा के Y पे कर दी। कहते हैं ईर्ष्या की राजनीति और इस तरह की विद्वेष की राजनीति भारतीय जनता पार्टी एक नई परंपरा शुरू कर रही है। उनकी परंपरा ही अलग है। वो चुनाव जीतने के लिए किसी भी नेता को कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी सारी चीजें करते रहे। इन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं, जनता के मुद्दों पे कोई बात नहीं। अभी परिवारवाद की बड़ी बड़ी डींगे सबने सुनी, और परिवारवाद मैं पूछना चाहता हूं कि स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के पोते क्या इस समय मंत्री नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, पिछली सरकार में भी मंत्री थे, इस सरकार में भी मंत्री। आदरणीय हमारे राजनाथ सिंह जी जो केंद्रीय मंत्री, उनके बेटे क्या विधायक नहीं है? और मैं ये पूछना चाहता, प्रेम कुमार धूमल जी जो बहुत बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके बेटे क्या केंद्र की सरकार में मंत्री? मैं नाम गिनाने बैठूंगा, यहाँ थक जाएंगे परिवारवाद के उससे। मैं कितने एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी में दे सकता हूँ, लेकिन कहते हैं ना, इनकी परिभाषा अलग, इनकी सारी चीजें अलग है, क्योंकि सिस्टम को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना जानते हैं और अपने हिसाब से तोड़ जोड़ के मरोड़ के बात। अभिषेक जी, उनका कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर और ब्लॉक प्रमुख तक एक ही परिवार का आदमी होता है, तो मतलब वो तो कह रहे हैं कि जी देखिए, जनता चुनती है ना साहब, जनता ने चुन के उनको विधायक बनाया, जनता ने चुन के उनको सांसद बनाया, तो आप क्या जनता पे आरोप लगा रहे हो? आप क्या जनता पे आरोप लगा रहे हो साहब? कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, ऐसा तो नहीं है कि कोई सांसद या विधायक अपने घर में बैठे बैठे नॉमिनेट हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना। वो जनता के बीच में गया, उसने विपक्षी कैंडिडेट को हराया, तब वो संसद या विधानसभा पहुंचा है। अगर जनता चाहती है और जनता उसको पसंद कर रही है, तो आप जनता के मैंडेट में क्यों दिक्कत हो रही है? लोकतंत्र है साहब, लोकतंत्र है ना, कि लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हो, हिटलरशाही चलाना चाहते हो। तो आप इस बात को खारिज करते हैं कि ये परिवारवाद समाजवादी पार्टी में नहीं है, ये गलत है? मैंने आपको एग्जांपल दिया। देखिए, पिछले जब हमने चुनाव में जो हमारा आम चुनाव हुआ था, उपचुनाव क्या कहते हैं 2022 का विधानसभा चुनाव, सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पार्टी से चुनाव लड़े एक विधायक की तरीके से, और उसके अलावा किसी को टिकट नहीं मिला। साहब तो अपर्णा जी इनकी पार्टी में चली गई और इन्होंने कहा साहब ये अपने परिवार के साथ गलत कर रहे हैं। फिर अभी इन्होंने शिवपाल चाचा का इतना बूम किया, कहते हैं सारे मीडिया में इन लोगों ने बूम किया, सारी चीजें की, एक प्रोपेगेंडा बनाया कि शिवपाल चाचा अलग है और सारी चीजें अलग है। और आज जब परिवार एक हो रहा है तो इनको कष्ट हो रहा है। साहब, चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसे नहीं चलेगा। जनता बहुत समझदार है, वो मुद्दे की बात कर रही है, वो पूछ रही कहाँ है बेरोजगारी, कहाँ है महंगाई, इनकी बात पूछना चाहती है। आज इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का दाम पिछले 10 महीने में सबसे लोअर है, क्या जनता को उसकी रिबेट मिली है? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, क्यों नहीं रिबेट दे रहे हैं? सिर्फ उद्योगपति मित्रों को, अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं और वो टैक्स बेस के पैसे से बन रहे हैं, अपने उद्योगपति मित्रों को उन्होंने गिफ्ट कर दिया। साहब, क्यों टैक्स बेस का पैसा बर्बाद क्यों कर रहे हो? अपने उद्योगपति मित्रों से बनवा लेते। चलिए, तमाम आप सवाल आपने खड़े किए। आनंद दुबे जी के पास चलते हैं। आनंद जी, ये बताइए कि चाचा भतीजा एक हो रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? दूसरी बात कि वो कह रहे हैं हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है, आपके यहाँ परिवारवाद है। उन्होंने तमाम नाम गिना दिए। उन्होंने कहा कि कई स्टेट के मुख्यमंत्रियों के नाम लिए, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के नाम लिए। उन्होंने कहा सबके बच्चे लड़ रहे हैं। और दूसरा, उन्होंने भी अपना तर्क रखा, उन्होंने कहा जनता ने चुना, आपको क्या प्रॉब्लम है? और तीसरी बात ये कि आपको इस जोड़ी से दिक्कत है, उन्होंने कहा कि ये हताशा और फ्रस्ट्रेशन है। आपका क्या कहना है? श्रेय जी, समाजवादी पार्टी माल गोदाम में टंगी हुई उस बाल्टी की तरह है जिसके ऊपर आग लिखा है, लेकिन अंदर आप देखेंगे झांक कर तो रेत और पानी भरा हुआ है। यह सिर्फ ऊपर आग लिखा हुआ है। उसी तरह इस पार्टी के नाम में सिर्फ समाजवाद है, न चरित्र में समाजवाद है, न सोच में समाजवाद है, और न ही अब तक की जो इनकी कार्य पद्धति, कार्य संस्कृति रही है, उसमें समाजवाद का कहीं दूर दूर तक कोई मतलब है। इन्होंने हम पर कहा, मैं इनको बताना चाहता हूं कि 1992 में इनकी पार्टी की स्थापना होती है और आज 2022 है। इतने वर्षों में, इतने कालखंड में
ये मुझे बता दें कि इनकी पार्टी में कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। पहले माननीय मुलायम सिंह जी थे, अब आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, और इसके बाद अखिलेश यादव जी के पुत्र हो जाएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने तो परिवारवाद में भी माइक्रो परिवारवाद ढूंढ लिया है, जहां पर सिर्फ पति पत्नी और बच्चे आ जाते हैं। अब तो चाचा भतीजे से भी किनारा कर लिया है। एक विषय। दूसरा, इन्होंने कहा 14 साल तक करीब करीब इनके परिवार के लोग मुख्यमंत्री रहे, इनके पिताजी रहे, ये रहे, अलग अलग कालखंड में इनकी सरकारें रही। क्या इनको कोई दूसरा यादव नहीं मिला मुख्यमंत्री बनाने के लिए? क्या इनको कोई अल्पसंख्यक नहीं मिला मुख्यमंत्री बनाने के लिए, जिस अल्पसंख्यक की राग ये सबसे ज्यादा आलापते हैं? तो कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, एक झूठ है। यह मुझे बताए ना भारतीय जनता पार्टी में कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष या कौन प्रदेश अध्यक्ष रहा जिसके पिता भी अध्यक्ष रहे और बेटे को भी उसके बाद अध्यक्ष बना दिया गया? मुझे एक उदाहरण देके बताइए। आपको नहीं मिलेगा कोई उदाहरण। आप मुझे एक उदाहरण देके बताइए कि पिताजी भी मुख्यमंत्री थे, बाद में बेटे को भी मुख्यमंत्री बना दिया गया। एक उदाहरण नहीं मिलेगा आपको। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से, जो पहले समाजवाद का नाम लेकर चली, बाद में जातिवाद पे आई, जातिवाद को भी छोड़ के परिवारवाद पे आई, और अब परिवारवाद को छोड़ के माइक्रो परिवारवाद पे आ गई। एक विषय। दूसरा विषय, इन्होंने कहा हम बहुत एकजुट हैं। चाचा और अखिलेश यादव एकजुट हो गए। मुझे तो कहीं एकजुटता नजर नहीं आ रही है। अरे क्या बात कर रहे हैं? चैनल में देखिए, मतलब अरे एक मंच पे हैं वो तो एक मंच पे हैं। अरे तो ये दो प्रवक्ता क्यों बैठा रखे हैं आपने? एक समाजवादी पार्टी के, एक प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के, एक ही बैठाइए ना। क्या जरूरत है दो प्रवक्ता के आने की? एक ही प्रवक्ता पक्ष रख दे। जब चाचा भतीजे एक हो गए, सब कुछ एक हो गया, तो दो प्रवक्ता की क्या आवश्यकता है? तो ये प्रवक्ता ही बता रहे हैं कि पार्टी की जो विचारधारा है वो एक नहीं है। फ्रस्ट्रेशन दिख रही है। अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए फ्रस्ट्रेशन में कौन है? लगातार चुनाव। अरे 14 गजब, आप तो गजब बात करते हैं भाई साहब। हर चुनाव आप हार रहे हैं, लेकिन कह रहे रेटिंग हमारी सुधर रही है। ये कौन सा गेम खेल रहे हैं भाई साहब? 14 से लगातार आप चुनाव हार रहे हैं, विधानसभा हार रहे हैं, लोकसभा हार रहे हैं, निकाय चुनाव हार रहे हैं, उपचुनाव हार रहे हैं, पंचायत तक के चुनाव हार रहे हैं। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि हम फ्रस्ट्रेट हैं। भैया अगर इसी का नाम फ्रस्ट्रेशन है तो हमें मंजूर है, और आपको अगर कोई खुशफहमी है तो आप उस खुशफहमी को लेके जिए। देखिए श्रेय जी, दो तरह की चीजें होती है। एक होती है गलतफहमी, एक होती है खुशफहमी। समाजवादी पार्टी को गलतफहमी और खुशफहमी दोनों का जो है मिश्रित नशा चढ़ा हुआ है। अब इनको हर चुनाव हारने के बाद लगातार जनता इनको अस्वीकार कर रही है, लगातार अस्वीकार कर रही है। जब इनको चुनाव जीत के जनता 2012 में लेके आई तो जनता को यह उम्मीद था कि मायावती जी जो काम नहीं कर पाई है वो अखिलेश जी की सरकार करेगी। लेकिन इन्होंने क्या किया? पूरे उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिकता के दंगों की आग में झोंक दिया। इन्होंने क्या किया? प्रदेश में युवाओं की नौकरी खाने का काम किया इन्होंने। आज भी इनके समय की 60,000 से ज्यादा नियुक्तियों पर मुकदमे चल रहे हैं। आज भी ये बता दें, कुल मिला के 1,95,000 नौकरी इन्होंने अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में सरकारी नौकरी दी है। यह ऑफिशियल डेटा है, ना हो तो आरटीआई लगा के पूछ लीजिए अभिषेक राय जी, आपको पता चल जाएगा। हमने कितनी दी? हमने 5 साल में 4.25 लाख सरकारी नौकरी दी। ये हमने तब दिया जब हमारे महत्वपूर्ण 2 साल कोरोना में निकल गए। और आप बात कर रहे हैं, और सुनिए, उत्तर प्रदेश में आपके समय उत्तर प्रदेश का बजट कितना था? झूठ बोलना 3.5 लाख करोड़। आज उत्तर प्रदेश का बजट जो है वो 6.25 लाख करोड़ है। सुन लीजिए, अगर झूठ बोल रहा हो तो प्रमाण दीजिए। और सुन लीजिए, आपके समय में उत्तर प्रदेश की जीडीपी कितनी थी? 12 लाख करोड़। आज उत्तर प्रदेश की जीडीपी 22 लाख करोड़ है। आपने उत्तर प्रदेश में कितने शौचालय बनाए? चलिए अभिषेक जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं, फिर और 2 करोड़ गैस के कनेक्शन दिए हैं। 15 करोड़ लोगों को दो बार मुफ्त राशन देने का काम किया। चलिए अभिषेक राय जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। आनंद दुबे जी, मैं आपको रोकूंगा। मकान और छत देने अभिषेक राय जी से एक छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं, आगे भी हमको डिबेट को बढ़ाना है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं अभिषेक जी? जी श्रेय जी, देखिए ना, इनके कहते हैं कथनी और करनी में कितना अंतर है, आप समझ गए। 24 करोड़ उत्तर प्रदेश की आबादी है और ये कहते हैं 15 करोड़ को ये राशन दे रहे हैं, यानी वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और इसको ये अपनी उपलब्धि समझ रहा है।
बताइए आप साहब, आप विकास करने आए थे और 15 करोड़ का मुफ्त में राशन दे रहे हो, यानी वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। आप मिडिल क्लास को तो राशन नहीं दे रहे हो, अपर क्लास को तो राशन नहीं दे रहे हो, उद्योगपतियों को तो राशन नहीं दे। अरे प्लीज राशन कार्ड बना के राशन खा जाते थे। चलिए बात पूरी करने दीजिए आनंद जी, बात पूरी करने दीजिए, फिर गड़बड़ाएगी भाई, डिबेट फिर डिरेल होती है जी। शर्मनाक बात है, ये शर्मनाक बात है। आप 24 करोड़ की जनता में जो हमारी आबादी है, 24 करोड़ की जनता में बच्चे भी हैं, 18 साल के कम बच्चे भी जो हमारी आबादी है, और ये सबको मुफ्त राशन दे रहे हैं। तो साहब इनकी कथनी और करनी में मैं 5 बिजली घर के नाम पूछना चाहूंगा अपने मित्र से कि जो इन्होंने नए लगा दिए। मैं 5, इन्होंने 3। चलिए बिजली घरों पे अभिषेक जी, मैं बिजली घरों पे बाद में बात करूंगा। आज मैनपुरी उपचुनाव पे बात हो रही है। आज मैनपुरी में देखिए मुद्दों पे ही बात कर रहा हूं, कितनी रैलियां की आपके नेता ने, डिंपल यादव जी ने कितनी रैली की। श्रेय जी, इन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपसे जो भी सवाल मैंने इनसे पूछे, एक सवाल का जवाब इनके पास नहीं। मैंने पूछा कि अगर इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का दाम कम हो रहा है तो इनकी सरकार कब रिबेट देगी, उस पर कोई बात नहीं करी। महंगाई के बारे में कोई बात नहीं करी। बेरोजगारी की बात, अभी 5 लाख रोजगार इन्होंने दिए, उसकी बड़ी गाल बजा के ये बता रहे थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा पत्र मैं वो भी दिखा दूंगा। हर साल 14 लाख का वादा किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। कहां है वो रोजगार? सिर्फ 28 PSU बेच दिए और शौचालय बना रहे हो। 28 PSU बेच के शौचालय बना रहे हो, टैक्स बेस के पैसे से एयरपोर्ट बना रहे हो, उसको बेच दे रहे हो। चलिए मैं प्रखर प्रताप जी का रुख करूंगा। प्रखर जी ये बताइए कि जरा नाम बता दो, कौन से PSU बेचे, जरा नाम बता दो। मैं गिना दूंगा नाम। बताइए, नाम बताइए, गिना दूंगा, नाम बताइए मुझे। चलिए आज इस पे डिबेट नहीं कर रहा हूं मैं, आज इस पे डिबेट नहीं कर रहा हूं। प्रखर जी ये बताइए, आज जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल सिंह यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आपके पार्टी, आपको मैं रोकूंगा। आनंद जी मैं आपको रोकूंगा। आनंद जी मैं आपको रोकूंगा। अरे 40 लाख चलिए आपका टर्न आएगा, फिर से टर्न आएगा आपका, आप उस पर बोलिएगा। प्रखर जी का मैं रुक कर रहा हूं। प्रखर जी ये बताइए कि आज जिस तरह से उन्होंने मंच से अगर सबसे ज्यादा हमले किए तो वो शिवपाल सिंह यादव के ऊपर किए। उन्होंने पेंडुलम बताया, उन्होंने ये बताया कि वो फुटबॉल है। तो आपकी पार्टी का क्या कहना है कि जिस तरह से उन्होंने बताया कि उनको हैंडल पे बैठाया जाता है, उनको किनारे कर दिया जाता है, फिर आज ही उनकी जो सुरक्षा थी वो भी कम कर दी गई। देखिए मैं बड़ा आश्चर्यचकित था कि मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री जा रहे हैं किसी उसमें इलेक्शन में और एक भी इन्होंने डेवलपमेंट के काम नहीं गिनाए। 7-6 साल के ऊपर हो गया सरकार को, क्या आपने एक भी डेवलपमेंट का कार्य गिनाया? क्योंकि डेवलपमेंट आपने वहां किया ही नहीं, इसलिए आप गिना नहीं पाए। इसीलिए मुद्दों से भटकाने के लिए आप परिवारवाद और सारी चीजें। अरे शांत बैठिए आनंद दुबे, अभी आप ही की बात कर रहा हूं। आनंद दुबे जी ने भी, बीजेपी प्रवक्ता जी ने बहुत सारी बातें बोली, एक एक करके मैं जवाब देता हूं। अरे शांत रहिए आनंद दुबे, बात सुनिए। आनंद दुबे जी ने चरित्र की बात करी। चरित्र पर तो 5 मिनट का इनको मौन करना चाहिए। MJ अकबर, चिन्मयानंद, बहुत सारे नाम हैं। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि एक नेता गिनाइए जिनके बेटे को भी कुछ बनाया गया। माननीय स्वर्गीय सत्यदेव सिंह जी थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, उनके बेटे को आपने राष्ट्रीय महामंत्री बनाया युवा मोर्चा का। ठीक है, इसका बताएं। नियुक्तियों पर बोलिए तो कितने पेपर आउट हुए। तो इससे अब ये सब झूठ, ये व्हाट्सएप जो आप पढ़ के आते हैं, जो व्हाट्सएप के डेटा पढ़ के आते हैं, वो कृपया यहां ना बताइए। और दूसरी बात, चुनाव लड़ रहे हैं, मैनपुरी में चुनाव लड़ रहे हैं, जरा कुछ बातें बताइए जो आपने डेवलपमेंट करा हो मैनपुरी में। इतनी बार इन्वेस्टर सबमिट किया, उसका एक हमको खाका बता दीजिए कि 2017 से आप इन्वेस्टर सबमिट कर रहे हैं, एक बताइए इन्वेस्टर सबमिट के बाद आगे क्या हुआ, बता नहीं पाएंगे। तो शांत रहिए, डेवलपमेंट पर लड़िए चुनाव। डेवलपमेंट पर आप लड़ नहीं पाएंगे, परिवारवाद पर आपने बोला, परिवारवाद पर आपने बोला। JP नड्डा जी कौन से इलेक्शन से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए? भूपेंद्र चौधरी कौन से इलेक्शन से यहां के प्रदेश अध्यक्ष बन गए? तो शांत रहिए, ऐसी बातें मत करिए। खुद इलेक्शन कराते नहीं, दूसरे पर आप वो कर रहे हैं। और वहां की जनता है जो जिताती है, जनता हमें जिता रही है और आप बहुत उससे मार्जिन से हारने वाले चुनाव। अभी 5 आपको जिस दिन रिजल्ट आएगा पता चल जाएगा। और झूठ मत बोलिए चैनल पर। चलिए मैं अरुण राजभर जी का रुख करूंगा। अरुण जी ये बताइए कि आपकी पार्टी का तो आपने कैंडिडेट उतारा था, उसके बाद फिर वो पार्टी जो है वो टेक्निकल मुद्दों में फंस गई, उनका पर्चा खारिज हो गया। तो अभी फिलहाल आप लोग वहाँ पे जो सीन है वो देख रहे हैं कि किस तरह की लड़ाई हो रही है, तो आप किसके साथ खड़े हैं वहाँ पर?
दलील हमने दिया है और हमको लगता है कल तक हमारे निर्णय आ जाएंगे और निर्णय आने के बाद ही और हम कोई अपने कार्यकर्ता, अपने पार्टी के जिम्मेदार नेता, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बैठक करके हम वहाँ के लिए निर्णय लेंगे। लेकिन जिस तरीके से जिस मसले पर आज डिबेट हो रहा है, बार बार ये चर्चा हो रही है कि प्रसपा और सपा माना चाचा भतीजा एक हो गए। आनंद दुबे जी ने वही बात कहा कि जब मामला वहाँ एक का हो गया है तो फिर यहाँ दो का कर रहे हैं। मतलब ये साफ है कि अभी भी चाचा अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं और ये चुनाव संपन्न होने के बाद फिर से लाठी उठ जाएगा और लड़ाई शुरू हो जाएगी कि चाचा भतीजे की लड़ाई, युद्ध शुरू हो जाएगा। सवाल इस बात का है कि समाजवादी पार्टी नेताजी के नाम पर चुनाव लड़ रही है, मैनपुरी श्रद्धांजलि देने की बात कर रही है। लेकिन अभी हाल में ही नेताजी जब जीवित थे, लोकसभा सदन चल रहा था, तो सभी समाजवादियों के बीच में या पूरे देश के सामने संसद में नेताजी ने क्या कहा? समाजवादी के भी नेता बैठे हैं और चाचा के भी नेता बैठे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि देश में मोदी जी की जरूरत है। अगर वह बात माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहते तो समाजवादी पार्टी के नेता कहते कि ये भाजपा से मिल गए हैं। बहन जी कहती तो कहते कि भाजपा से मिल गए हैं। लेकिन एक भी समाजवादी का नेता यह नहीं कहा कि आदरणीय नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने गलत कहा। किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि वो इस देश की राजनीति के एक चाणक्य थे और समाज के हर तबके के बारे में सोचते थे, समझते थे। शायद उनको यह लगा कि देश के लिए कुछ अच्छा हो रहा है। बात हो रही है कि जनता के टैक्स के पैसे से सफाई महोत्सव भी हुआ करता था, जनता के पैसे से नौकरियां बेची जाती थी। क्या ये जनता उत्तर प्रदेश की भूल गई? जब जब सरकार थी, जिस थाने पर एक यादव सिपाही नहीं होता था, वहां 20-20 यादव सिपाही बन गया। तो आपने विधानसभा में गठबंधन क्यों किया था अरुण जी? बाकी जाति भागीदारी क्यों नहीं हो पाई? आपने विधानसभा में गठबंधन, अरे आपने विधानसभा में गठबंधन क्यों किया था? मेरा ये पूछना है आपसे, जब आपको इतनी सारी कमियां पता थी। इसी मुद्दे में हम जानते थे कि आपका मुद्दा ही आ जाएगा। अरे पूछेंगे ही जब आप जानता था कि ये मुद्दा आपका आ जाएगा कि मैं गठबंधन क्यों किया था। जी बताइए। मैं जानता था कि ये मुद्दा आपके सामने आ जाएगा। क्यों किया था? क्योंकि हम अति पिछड़ों को भागीदारी दिलाना चाहते थे। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए जब माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 3 अक्टूबर 2013 की जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि जो पिछड़ी जाति में मजबूत जातियां हैं वो आरक्षण का लाभ अकेले उठा रही हैं, जो कमजोर जातियां नहीं उठा पा रही हैं, उनको आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट लागू होगा। समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। मैं खड़ा हुआ वहां कि नहीं, हम मिलकर सरकार बनाएंगे और सरकार बना करके हम इसको लागू करेंगे। आप मत करना, हम करके दिखाएंगे। नहीं तो आप तो अरुण जी ये बताइए, आप तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं ना, आप तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, नौकरियां बेची गई, तो ये तो कोई बात नहीं ना कि सुनिए मेरा सवाल सुन लीजिए पूरा, फिर आप अपनी बात कीजिएगा। ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि इन्होंने नौकरी बेच दी थी, भ्रष्टाचार किया था, तो आप पिछड़ों को आगे करने के लिए ऐसे लोगों का भी साथ करने को तैयार थे जिन्होंने नौकरी बेच दी। नहीं, ये बातें हम नहीं कह रहे थे जी, ये बात पूर्वांचल के पिछड़े वर्ग के लोग कह रहे थे। अच्छा, आप नहीं कह रहे थे। पश्चिम से जब 46,600 पुलिस की भर्ती निकली थी, उसमें 33,000, ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये सरकारी आंकड़ा है, 33,000 अकेले एटा, एटावा, कासगंज, मैनपुरी का हुआ था। और पूर्वांचल के गाजीपुर में 4 दीवारी तोड़ दी गई थी। किसने तोड़ा था? युवाओं ने तोड़ा था कि यहां एक जाति का भला नहीं, यहां सब जाति का भला होना चाहिए। इस बात को लेकर के माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी तब होगी जब सबकी बराबरी हिस्सेदारी तय करने के लिए सरकार में रहने वाले लोग या सरकार से बाहर रहने वाले लोग लड़ेंगे। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इस चीज के लिए बराबर लड़े और हम उनके साथ रह करके इस बात को मजबूती से कहे। एक भी मंच पर समाजवादी के नेता नहीं कहे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे, लेकिन हमने कहा कि हमारी सरकार हम मिलकर बनाएंगे तो हम इसको खुद लागू करके दिखाएंगे कि ये कैसे विकास का रास्ता खुलता है। सवाल इस बात का है कि जब टैक्स का पैसा जनता देती है तो समाजवादी पार्टी 6 साल से मैनपुरी में सत्ता से बाहर है, चाहे उत्तर प्रदेश से सत्ता से बाहर है। एक काम बता दीजिए 6 साल में जो इन्होंने कर दिया हो। एक हैंडपाइप नहीं लगवा पाए होंगे, एक आवास नहीं दे पाए होंगे, एक सड़क नहीं बनवा पाए होंगे। बात क्या करेंगे? हमारी सरकार में ये काम हुआ था, वो आपकी सरकार में नहीं था, वो जनता के टैक्स के पैसे से आपने काम कराया था। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सरकार होगी तब भी टैक्स के पैसे से हम
एक एक्सप्रेसवे बनवाएंगे, हम मेट्रो चलाएंगे, हम सड़क का निर्माण कराएंगे, हम पुल पुलिया बनवाएंगे। कोई अपने घर से जमीन बेच करके नहीं कुछ विकास करता है। उत्तर प्रदेश की जनता के पैसे से विकास हम ही सरकार जिसकी बनी है उसने किया। हाँ, कुछ ने अच्छा काम किया, कुछ ने अच्छा काम नहीं किया, कुछ ने जाति को बढ़ाया, कुछ ने जाति को नहीं बढ़ाया। और आज की जो सरकार में है, भ्रष्टाचार की बात हो रही है और बेरोजगारी की बात हो रही है। मैं तो कह रहा हूं कि आज भी गांव की जनता मैनपुरी की महंगाई से परेशान है, बिजली के बिल से परेशान है, लेकिन वहां बिजली के बिल से वोट नहीं मांगा जा रहा है, वहां बेरोजगारी के नाम पर वोट नहीं मांगा जा रहा है, वहां घरेलू बिजली के बिल माफी कराने पर नहीं मांगा जा रहा है, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू करने पर वोट नहीं मांगा जा रहा है। मांगा कहां जा रहा है? नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए वोट मांगा जा रहा है। नेताजी का सपना क्या था कि समाज का हर वर्ग विकास के रास्ते पर जाए, लेकिन समाज का हर वर्ग तभी विकास के रास्ते पर जाएगा जब उसको भागीदारी आप देंगे। और समाजवादी पार्टी के चेहरे पर भागीदारी देने नहीं लिखा है। जी बिल्कुल, वोट दिलाने वाला व्यक्ति चाहिए। बिल्कुल, प्रमोद जी के पास जब मैं जाऊंगा, प्रमोद जी ये बताइए न मांगने वाला चाहिए। ये जो चुनाव हो रहा है, मैनपुरी का उपचुनाव जो हो रहा है, उसमें आज जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने सभा की और आज ताबड़तोड़ सभाएं अखिलेश यादव ने भी की, डिंपल यादव ने भी की, नुक्कड़ सभाएं की, आपको लगता है कि ये पूरा का पूरा चुनाव डेवलपमेंट पर लड़ा जाएगा, ये कुछ और फैक्टरों पर लड़ा जाएगा, इमोशनल फैक्टर पर लड़ा जाएगा, या जनता डेवलपमेंट के इशू को स्वीकार करके वोट डालने निकलेगी? श्री जी, ये इस प्रदेश का अनफॉर्चुनेट या दुर्भाग्य कहा जाएगा कि पिछले लंबे समय से वो कोई भी राजनीतिक दल हो, वो मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ती है और जो प्रदेश की जो राजनीतिक हालात हैं वो लगभग 3 दशक से पूरी तरीके से जातिगत समीकरणों के आधार पर हैं और वो किसी एक दल विशेष के लिए ये बात लागू नहीं होती, वो सभी दलों का। वो टिकट वितरण होगा तो जातिगत आधार पर होगा, अधिकारियों की पोस्टिंग होगी उसमें भी जातिगत दिखाई देगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें भी जातिगत समीकरण देखे जाएंगे। तो इसमें ये बताइए कि चाहे वो मंत्रिमंडल हो, चाहे वो अधिकारियों का हो और चाहे वो चुनावी मुद्दे हों, प्रदेश के सच तो ये है, हालांकि कड़वा सच है, राजनीतिक दलों को अप्रिय लगेगा कि राजनीतिक दल वो उनका विकास से कोई नाता दूर दराज का नहीं है। उनका तो सिर्फ ये है कि सत्ता कैसे मिल सकती है, जातिगत आंकड़ों से मिल सकती है, एक दूसरे को गाली दे के मिल सकती है, एक दूसरे के व्यक्तिगत हमले करके हो सकती है। आप इसी चुनाव में ले लीजिए या इससे और जो चुनाव हुए हैं अभी हाल में ही उसको ले लीजिए और गुजरात में चले जाइए आप, वहाँ पर विकास को, डेवलपमेंट को लेके क्या विपक्ष मुद्दा बना रहा है? क्या सत्ता पक्ष मुद्दा उसको लेके आ रहा है? ना, व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं। मतलब यहाँ जाइए तो शिवपाल जी पर हो रहे हैं, वहाँ चले जाइए तो अखिलेश जी पे हो रहे हैं, वहाँ चले जाइए तो मुलायम सिंह जी को लेकर के साहब उन्होंने तो उनका समर्थन किया था। तो वो इस पर नहीं मुद्दे पे चर्चा हो रही है या इस पर बहस नहीं हो रही है। अभी आप इसी डिबेट में अपनी ले लीजिए, मतलब जब शिवपाल जी और वो नहीं थे तो अभी ये बात कही गई कि विधानसभा में शिवपाल जी के लिए कहा गया कि तो बहुत अच्छे हैं, उनकी आलोचना नहीं की गई। अगर ना भी प्रशंसा की गई, हम मान भी लें, तो आलोचना नहीं की गई। उस विधानसभा को मैं भी पिछले 30-40 वर्ष से कवर कर रहा हूं और विधानसभा में मैं था, तो वहाँ तो आलोचना नहीं की गई। लेकिन आज चूंकि अब वो समीकरण बदल गए हैं तो इसलिए अब वो आलोचना के पात्र बन गए हैं, ताकि उन वोटों को बिखराव किया जा सके, जनता को भ्रमित किया जा सके। अभी राजभर साहब, अरुण जी ने एक आपको गोस्वामी जो आपको लगता है कि जनता इस तरह के स्टेटमेंट, इस तरह के वक्तव्यों से भ्रमित हो सकती है या हो जाती है? दुर्भाग्य ये भी एक बड़ा है श्री जी, मतलब इस प्रदेश का ये भी मैं दुर्भाग्य मानता हूँ कि यहाँ की जनता मुद्दों के आधार पर मतदान नहीं करती है, वो भी कहीं ना कहीं जातिगत समीकरणों के आधार पर मतदान करती है। तो इसलिए फिर जनता का भी ये कहना कि आप हमारा विकास नहीं करते हैं, सवाल ये है कि आप वोट तब कब विकास के नाम पर देते हैं, तब आप जाति के नाम पर देते हैं, और कोई भी सरकार बने अपेक्षा करते हैं कि विकास करें। तो बड़े कंट्राडिक्शंस हैं। तो मैनपुरी में किस आधार पे वोटिंग होगी? नहीं, देखिए वहाँ पूरी तरीके से किस आधार पर नहीं, वो जग जाहिर है, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है, मुझे तो कोई संकोच नहीं है। वहाँ के जो जातिगत समीकरण हैं,
आप देख लीजिए, मतलब समाजवादी पार्टी को ले लीजिए, वहाँ लगभग 4.5 लाख के करीब यादव हैं, तो इसलिए वहाँ पर कोई पंडित, ठाकुर, कुर्मी, राजभर या कोई और तो नहीं, प्रत्याशी को नहीं है। वहीं पर आप भारतीय जनता पार्टी को ले लीजिए, क्योंकि दूसरे नंबर पर वहाँ पर शाक्त समुदाय के लोग हैं, तो उन्होंने शाक्त समुदाय के उसको प्रत्याशी को उतार दिया। वहाँ क्यों नहीं ब्राह्मण उतार दिया, वहाँ क्यों नहीं क्षत्रिय उतार दिया? तो चूँकि वहाँ जीत प्रदेश की जनता भी जो है वो मुझे लगता है कि वो विकास से ज़्यादा जातिगत रिश्तों को निभाना चाहती है। विकास हो या भाड़ में जाए, हमारे जाति का आदमी जीतना चाहिए। राजनीतिक दलों की भी ये मजबूरी है कि जनता जो चाहती है वही वो उस हिसाब से वो काम करती है। वो जानती है कि अगर हम मैनपुरी से वहाँ पर हम क्षत्रिय उतार देंगे, ब्राह्मण उतार देंगे, तो उसकी जमानत चली जाएगी, क्योंकि वहाँ के लोग देंगे नहीं वोट भी। अगर ये लाख योगी जी विकास की बात करें कि नहीं हम उसको पेरिस बना देंगे, लेकिन उसकी जमानत चली जाएगी। तो ये कड़वे सच हैं। अब हालांकि डिबेट पर बैठ के हमारे राजनीतिक लोग बड़ी विद्वता की बातें करते हैं, बड़े बड़े आईने दिखाते हैं एक दूसरे को, सभी विपक्ष सत्ता को, सत्ता विपक्ष को, लेकिन ये कड़वा सच है कि किसी को भी किसी से जनता के आम मुद्दों से आप बताइए कि इस मतलब अभी जितने भी देश में चुनाव हो रहे हैं, किस मुद्दे पर महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, डेवलपमेंट को लेके, इस पर कहाँ विपक्ष खड़ा है, कहाँ सत्ता पक्ष खड़ा है? तो कहीं आतंकवाद की बात हो रही है, तो कहीं पर जो है वो परिवारवाद की बात हो रही है, और वो भी उन पर आरोप लगा रहे हैं, वो भी उन पर आरोप लगा रहे हैं। तो क्या ये प्रदेश की जनता से का वोट ले रहे हैं, लेकिन फिर राजनेताओं की मजबूरी है, वो क्या करें? जनता यहाँ की चाहती है ऐसा कि नहीं हम विकास पर नहीं चाहते, हम तो जातिगत आधार पर चाहते हैं। तो फिर मजबूरी जनता ने पैदा कर दी है राजनेताओं की, और राजनेताओं की भी मजबूरी है कि वो उस लीग से हटना नहीं चाहते हैं। अगर वो हटते हैं तो सत्ता चली जाती है। तो लालच दोनों तरफ हैं। चलिए ठीक है, मैं अभिषेक राय जी का रुख करूंगा। अभी आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा, आपकी बारी में आपके पास आऊंगा जरूर। अभिषेक जी बताइए कि आज जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने रैली की, करहल से रैली की, करहल से रैली करने का मतलब है एक मैसेज देना, खासतौर पर मैनपुरी की जनता को, क्योंकि अखिलेश यादव जी भी वहीं से चुन के आते हैं। और आपको लगता है कि ये जो जनसभा की गई, इससे समाजवादी पार्टी के लिए एक चुनौती खड़ी हुई है, या फिर आपको लग रहा है कि आप वहां पे मजबूती से खड़े हैं, जैसे पहले खड़े थे वैसे आज खड़े हैं? देखिए, जब हम पहले जैसे खड़े थे उससे ज्यादा मजबूत हुए आज की रैली के बाद। आज की रैली के बाद अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कोई विकास की योजना वहां नहीं बनाई, इधर उधर के भाषण दी। मैं अभी हमारे मित्र आनंद दुबे जी पूछ रहे थे पीएसयू के नाम जो इन्होंने बेचे हैं, मैं नाम गिना देता हूं, बस सुन लीजिए। स्कूटर इंडिया लिमिटेड, ब्रिज एंड कंपनी इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड, भारत पंप्स एंड कंपनी लिमिटेड, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, फेरो स्क्रैप लिमिटेड। मैं 8 नाम गिना चाहूँ, 28 चाहेंगे 28 गिना दूंगा। लेकिन कहते हैं ये मुद्दा नहीं है साहब, ये मुद्दा आज नहीं है। आज हम बाई इलेक्शन पे बात करें तो उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पास बस कहते हैं ना कि ढिंडोरा पीटना जानते हैं, ये एक बलून बनाते हैं। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप खुद देख लीजिए, ये विद्वेष की राजनीति है कि नहीं, कि जो अभी हमारे जो गोस्वामी जी थे उन्होंने साफ साफ बताया, वो विधानसभा कवर करते हैं कि कितना उन्होंने हमारे शिवपाल चाचा की तारीफ करी। और आज क्योंकि उन्होंने 2 दिन पहले उन्होंने बोला कि वो समाजवादी पार्टी में विलय भी कर लेंगे और समाजवादी पार्टी के साथ है, डिम्पल यादव जी को जिताने के लिए खड़े हैं वो, और वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो विलय की बात कहाँ की गई? अभी विलय की बात ही नहीं की गई। यही तो सवाल कंप्लीट हो जाता जी, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दे जी। मैं जो बात कह रहा हूँ कि उपचुनाव के बाद देखिएगा, और ये जैसे अभी ये कह रहे थे 2 प्रवक्ता क्यों बैठे अगर इनके दिल मिल गए। साहब, क्या हम दो भाई बैठ के साथ में बात नहीं कर सकते? किसको दिक्कत क्यों हो रही है? आनंद दुबे जी भी बैठे हैं, आप क्यों नहीं बसपा और कांग्रेस के मित्रों को बुला लेते? उनको क्यों नहीं? क्या वो विपक्षी दल नहीं है? आप उनको तो नहीं बुलाते। तो ये कहते हैं ना, ये इनकी नेगेटिव सोच है, इस तरह की ये बातें करते हैं। और इनको कहते हैं, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैनपुरी में कोई डेवलपमेंट किया होता या कोई भी काम किया होता पिछले 6 साल में, तो वो कुछ कहते, उनके पास कहने को कुछ रहा ही। ये कहते हैं ना 14 साल हम लोग मुख्यमंत्री रहे और हमारी सरकारें रही, तो साहब
आपकी भी 96 से लेकर 2002 तक सरकार रही, फिर इधर आप पिछले 6 साल से सरकार चला रहे हो, पिछले 30 साल का रिकॉर्ड ले लो, आपने भी सरकारें चलाई हैं, चाहे कल्याण सिंह की हो, चाहे राजनाथ सिंह की, चाहे आपके एक और मुख्यमंत्री, शायद मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, लेकिन आप लोग क्या कहते हो, कंपेयर करते हो, कंपेयर करते हो, अच्छी बात है कंपैरिजन। 99 से 2004 तक माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार थी, आप उससे कंपेयर नहीं करते, कंपेयर कर लेते, वो आपसे ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे थे, अगर मैं कहते हैं न्यूट्रल होके बात करूं, लेकिन आपकी सरकार में सिर्फ झूठ और आडंबर की राजनीति होती। मैंने पूछा ना, किसी सवाल का सीधा जवाब आनंद दुबे जी दे दें, मैं पूछ रहा हूं इनसे, सीधा सवाल है, सीधा जवाब होना चाहिए। कहते हैं 1 to 1 की बात है, मैं पूछ रहा हूँ 10 महीने में इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का दाम कम हो गया, क्यों नहीं जनता को इसका रिबेट दिया जा रहा है? मैं पूछ रहा हूँ इस सवाल का सीधा सवाल सीधा जवाब, मैं ये सीधा सवाल इनसे पूछ रहा हूँ। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, इनके मंत्री कहते हैं, इनके संसद में रिकॉर्डिंग है, ऑन प्रोसीडिंग रिकॉर्ड है, ये संसद का चुनाव है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि पाकिस्तान को नक्शे से हटा दें, साई चीन को यहाँ ले आएंगे, भारत में शामिल करा देंगे, ये सारी बातें माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे, और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी बड़ी इज्जत करता हूँ। गुजरात मॉडल लेके आए थे, ये मार्केटिंग के लिए कहते हैं जुमलोनॉमिक्स, और एक कहते हैं ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, दोनों के भारतीय जनता पार्टी के लोग एक्सपर्ट हैं। तो ये लोग, मैं इनसे सीधा सवाल है, सीधे सवाल का सीधा जवाब कभी नहीं मिलेगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से, क्योंकि इनके पास जवाब ही नहीं। चलिए मैं आनंद दुबे का रुख करूंगा। आनंद जी ये बताइए कि मैनपुरी में आरोप ये लगा रहे हैं अभिषेक राय कि आपकी सरकार भी तो रही है, दूसरे टर्म की सरकार रही है, आपने डेवलपमेंट क्यों नहीं करा दिया? आप डेवलपमेंट की बात ही नहीं कर रहे हैं, आप तोड़ने की बात कर रहे हैं, आप चाचा भतीजा के विवाद की बात कर रहे हैं। अब वो एक हो गए तो आपको दिक्कत होती है, लेकिन डेवलपमेंट की बात है तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हमने तो डेवलपमेंट का आंकड़ा नहीं, मैं मैनपुरी की बात कर रहा हूं, जनता के सामने हर 6 महीने पे रखने का काम किया है जी। सुन लीजिए ना जी, हमने हर 6 महीने पे रखने का काम किया है, और उत्तर प्रदेश की जनता ने, सम्मानित जनता ने भारतीय जनता पार्टी के डेवलपमेंट को देखा है, सराहा है, उस पर विश्वास किया है, इसीलिए हम सत्ता में हैं, और आपके झूठ को, आपके आडंबर को, आपकी सांप्रदायिकता के और तुष्टीकरण की राजनीति को नकारा है, इसीलिए आप विपक्ष में हैं। एक विषय। दूसरा, इन्होंने कुछ सवाल पूछा था कि ये हमें बता दें कि कहां कहां इन्होंने बिजली का। पहली चीज तो आप ये सुन लीजिए कि बिजली आपके समय में गांवों में 6 घंटे 8 घंटे आती थी, सिर्फ 4, 5, 6 शहर ऐसे थे, 6 जिले ऐसे थे जिनको वीआईपी घोषित किया गया था, वहां 24 घंटे बिजली आती थी, बाकी पूरा प्रदेश अंधकार में सोता था। और सुन लीजिए ये भी बता रहा हूं, आपने जो पूछा था सुन लीजिए, घाटमपुर में, सोनभद्र में, ओबरासी में, जवाहरपुर में 6100 करोड़ रुपए लगाकर वहां की जो है विद्युत क्षमता को बढ़ाया गया है। झांसी के पास सुखवा डुखवा बांध में जो है हाइड्रो पावर शुरू करके वहां पे 24 मेगावाट बिजली बढ़ाने का काम किया गया है। इसके अलावा शाहजहांपुर में 4 नए बिजली घरों का निर्माण प्रगति पर है। उत्तर प्रदेश में हमने लाइन लॉस को ठीक किया है। उत्तर प्रदेश में हमने विद्युत व्यवस्था में जो चोरी की जा रही थी, जो लोग बिजली का बिल नहीं जमा करते थे, जिनको आपके समय में छूट दी गई थी, उनसे वसूलने का काम किया गया है। और सुन लीजिए और प्रसपा के प्रवक्ता ने पूछा था निवेश का, फैक्ट्री का अलग ही। अरे सुन लीजिए ना, बताइए मैं बताता हूँ निवेश आपने कहाँ किया। अरे बताइए तो निवेश कहाँ किया? अरे व्हाट्सएप पढ़ के आते हैं, ज्ञान दे रहे हैं। सुन लीजिए, अरे व्हाट्सएप पर ज्ञान मत दीजिए भाई। अरे आनंद दुबे जी, अरे भाई क्यों नहीं गिनाया? आज आपके मुख्यमंत्री गए, गिनाना चाहिए था, गिनाना चाहिए था ना। सुन लीजिए प्रकट जी, सुन लीजिए, प्रकट जी सुन लीजिए, बोलिए फिर गिनाइए। अरे सुन तो लीजिए, अरे सुनिए तो। अरे वो नेशनल पार्टी, अरे बताइए तो। अभी अरे आप भी कर देंगे फिर। अरे आप भी एक जमाने दोहरी उस पर थे भाई, तो इतना मत उड़िए। अरे शांत रहिए। अरे शांत क्या रहिए, रिजल्ट देखिएगा, बीच में मत बोलिए। और झूठ बोलते तो कौन कैमरा गलत फैक्ट बोलते हैं। व्हाट्सएप जो आपके पास आ गया है, व्हाट्सएप मीडिया, उसको कम से कम प्रवक्ता को तो नहीं बोलना चाहिए। अरे बताइए तो, अरे बताइए, आप बताइए। आपने बोला, सुन तो लीजिए। अरे प्रखर जी सुन तो लीजिए, आप सुन ही नहीं रहे हैं, यही हो रहा है। अच्छा बोलिए, बता रहे, बोलिए आनंद जी, आप बोलिए, बताइए।
लखनऊ से थोड़ी दूर पर बाराबंकी है। बाराबंकी में ब्रिटानिया की फैक्ट्री बनकर तैयार है। जाकर देख लीजिए, शीघ्र शुरू होने वाली है। ब्रिटानिया को सरकार ने पैसा दिया है क्या? इसके बाद ब्रिटानिया को सरकार ने पैसा दिया है? सुन लीजिए, अरे ब्रिटानिया को सरकार ने पैसा दिया है? अरे बताइए, अरे ब्रिटानिया को सरकार ने पैसा दिया है? उठा लेते हैं भाई। ब्रिटानिया लगाने के लिए आप सरकार में ब्रिटानिया का बिस्किट बनाने के लिए आए हैं क्या? किसको ब्रिटानिया का बिस्किट बनाने आए हैं? किसको कहते हैं बताइए? अरे भाई रोड बनाते हैं, गड्ढा हो जाता है। सुनिए, कुछ बोल रहे हैं। देखिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। देखिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। समझो। हाँ जी जी, सुनिए इनको। सुन लीजिए, मथुरा में पेप्सिको का प्लांट हमने शुरू किया। सैमसंग की डिस्प्ले यूनिट हमने लगाई। और सुनिए, जाके संडीला में देखिए, वरुण बेवरेज, ऑस्टिन प्लाई, बर्जर, वेबले स्कॉट, ये सब प्रदेश सरकार ने किया। 2200 करोड़ ये सब प्रदेश सरकार ने किया। आप कह रहे हैं इन सब में निवेश, देखिए, इन सब में निवेश प्रदेश सरकार ने किया है। अरे प्रदेश, देखिए यही की भाषा है। देखिए चरित्र, असली चरित्र सामने आ गया। इनका असली चरित्र, इनको खाली मुजरा लगता है, इनको खाली मुजरा लगता है, यही चरित्र है। चलिए मैं अरुण राजभर की तरफ, मैं अरुण राजभर का रुख करूंगा। नहीं, मैं रोकूंगा आप लोगों को, मैं रोकूंगा नहीं। मैं समय देखिए, ऐसे समय खराब होता है, ऐसे समय खराब होता है। नहीं, अरे आप तो बहुत देर से बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं। मैं अरुण राजभर का रुख करूंगा, मैं आपको रोकूंगा। अरुण जी, ये बताइए, अभी आप डिबेट सुन रहे हैं, मैनपुरी उपचुनाव की बात हो रही है बार बार। अभी प्रमोद गोस्वामी जी भी कह रहे थे कि भाई जाति पे ही यहाँ पे तो राजनीति होती, डेवलपमेंट तो होती ही नहीं है। तो मैनपुरी में जब आपने अपना कैंडिडेट उतारा तो आप जातिगत राजनीति के आधार पे बात कर रहे थे कि आप विकास की बात कर रहे थे? और एक और मेरा सवाल है कि क्या आप, एक पहले भी मैंने सवाल किया था, आपने कहा कोर्ट का कल फैसला आ जाएगा तब हम निर्णय करेंगे, लेकिन आपको भी पता है क्या होने वाला है, अभी इतनी जल्दी तो फैसले आते नहीं हैं। तो आप किसके पक्ष में खड़े हैं? किसी पार्टी का सपोर्ट करेंगे? आपके जो वहाँ पे वोटर्स हैं उनको बताएंगे कि भाई हम तो नहीं खड़े हैं, इनका सपोर्ट कीजिए, उनका सपोर्ट कीजिए, या किसी का सपोर्ट ना कीजिए? देखिए, आपने कहा कि जातिगत समीकरण, सभी दल, चाहे कोई राजनीतिक दल अछूता नहीं है, बूथ से लेकर के सरकार के मंत्रिमंडल और सरकार में टिकट वितरित या पार्टियों का टिकट वितरण अगर देखेंगे तो जातियों के आधार पर होता है। और कोई पार्टी ये कह दे कि हम जाति आधारित काम नहीं करते हैं तो ये उस बेईमानी करते हैं, वो समाज को मूर्ख बनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सभी दल के लोग इस तरह करते हैं। हमने कश्यप समाज को मैदान में उतारा, हमारा भी समीकरण था कि 1.5 लाख कश्यप समाज के लोग हैं, और हमने जो काम किया था अर्कवंशी में, बंजारा में, बहेलिया में, नायक में, भुर्जी में, जो काम हमने किया था उसका वोट हम कैलकुलेशन बना रहे थे और हम उसी आधार पर काम कर रहे थे। लेकिन बात जहां तक रही कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपस में योद्धा बन रहे हैं, अभी सवाल इस बात का है कि मैनपुरी की जनता पूरी तरीके से दो चीजों से डरी हुई है। एक चीज की, जो जब जब इन लोगों का सरकार रहा है उस इलाकों में बड़े पैमाने पर फसल को जबरदस्ती काट लिया जाता था और उनको कुछ देना भी नहीं समझते थे और जबरदस्ती धमकाया जाता था। थानों पर अत्याचार लोगों के साथ होता था, जमीनों को हड़प लिया जाता था, और कोई अगर थाने पर जाकर के मुकदमा लिखवाने की बात करता था तो ये लोग उसको इतना डराते थे कि वो हिम्मत छोड़ देता था और इनके शरण में आकर के हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता। उस इलाकों में डर का माहौल, और इस समय मैं देख रहा हूं कि उनको एक उम्मीद लगी है कि इस समय देखिए भाजपा और सपा की लड़ाई है, ये दोनों पार्टियां बहुत मजबूती से लड़ रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी से कह रही है कि बेईमानी हो रही है। मतलब साफ है कि वो अब हार देख रहे हैं सीधे से कि चाचा भी एक हो गए, भतीजे भी एक हो गए। पूरी उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी, पूरी कमेटी, गांव से लेकर के राष्ट्रीय कमेटी तक एक एक गांव में भ्रमण कर रहे हैं। मैं आपको बता दे रहा हूं। अच्छा, एक सवाल है मेरा, अरुण जी, एक सवाल है मेरा। ये सवाल खड़ा करते हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है कि आप ये किसको चाहते हैं, कौन जीते? ये तो स्पष्ट है। अरे इनसे पूछने देना अरुण जी, अरुण जी सवाल ले लो। मैं जरा अरुण जी से पूछ लूं, आप किसको चाहते हैं, समाजवादी पार्टी जीते वहां से कि बीजेपी जीते?
अरुण जी मेरी आवाज जा रही है आप तक? श्रेय जी मैं जवाब नहीं, मैं अरुण जी से एक सवाल ले लूं, फिर मैं गोस्वामी जी के पास जाऊंगा। रुकिए, अरे अभी मैं सवाल ले लूं जरा। अरुण जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? अब नहीं सुनेंगे साहब, चले जाएंगे अब वो, अब नहीं सुनेंगे आपकी। चलिए मैं सवाल एक चीज मुझे क्लियर करनी है जी, एक छोटा सा समय कम है, मैं प्रमोद जी के पास जाऊंगा, उसके बाद अगर समय होगा तो आप अपनी बात रखिएगा। प्रमोद जी ये बताइए कि जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं और जिस कंडीशन में चुनाव होते हैं, आपने भी कहा कि जातिगत राजनीति पर ही चुनाव होते हैं, सब लोग ये अंडरलाइन है, ये मानते हैं, सब लोग होते हैं। लेकिन अगर मैनपुरी के उपचुनाव की बात करें तो मैनपुरी के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने जैसे पूरी ताकत झोंक दी है। उधर 2 सीटें और भी हैं, रामपुर और खतौली की भी सीट है, तो आपको लगता है कि पार्टी को थोड़ा कंसंट्रेशन वहां भी रखना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से देखिए श्रेय जी, एक सबसे बड़ी बात यह है समाजवादी पार्टी की एक चिंता का विषय कि जो बाई इलेक्शंस पहले हुए, चाहे वो रामपुर का हुआ और आजमगढ़ का हुआ, जो आजमगढ़ अखिलेश जी की सीट थी, जहां उनके 9 विधायक, 9 में से 8 विधायक उनके ही हैं। 10 विधायक, हाँ 10, हाँ ठीक, करेक्ट, आप ठीक कह रहे हैं, 9 विधायक सपा के हैं, वो थे। नहीं, 10 विधायक हमारे हैं, 10 विधायक हमारे, 10 विधानसभा है, मैं आजमगढ़ का ही रहने वाला। हाँ ठीक, तो 10 में 10 विधायक समाजवादी पार्टी के, उसके बावजूद वहाँ समाजवादी पार्टी का हारना। रामपुर जहाँ 36-37 वर्षों से आजम खां साहब का अपना दबदबा कायम, वो कभी नहीं सीट हारी, वो हार गई। तो अगर इसलिए कंसंट्रेशन अखिलेश जी का वहाँ है, एक तो उनके पिताश्री की वहाँ का सीट है, दूसरे वो उनका मजबूत गढ़ है। तो ऐसी स्थिति में अगर कहीं किसी न किसी प्रकार कहीं ना कहीं खुदा ना खास्ता अगर कोई अप्रिय घटना ऐसी हो गई कि चुनाव हारने की स्थिति होगी, तो 2024 के जो लोकसभा चुनाव में उसका एक परसेप्शन, राजनीति परसेप्शन पर चलती है। अगर ये परसेप्शन चला गया तो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा कष्टकारी हो जाता, इसलिए कंसंट्रेशन वहाँ है। दूसरा ये है कि चूंकि वो मजबूत सीट उनके पिताजी की सीट गढ़, इस वजह से भी प्रमोद जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, आनंद जी, फिर हम आएंगे। इस वजह से भी वहाँ वो पूरी तरीके से अखिलेश जी कंसंट्रेट की हुए, और शायद मुलायम सिंह जी के निधन के बाद शायद मैनपुरी की सीट ही एक वजह है जो मुझे लगता है कि अखिलेश जी और शिवपाल जी को इतने नज़दीक ले आई जी। और इसमें ला के वहाँ दोनों को एक जगह, जो 33 के आंकड़े थे वो 36 में तब्दील हो गए। मुझे लगता है कि अब जो मेरी जानकारी है कि अब मुझे लगता है कि जो बातचीत हुई है, जो बैठ में पारिवारिक जो रिफ्ट थी वो ख़त्म हुई है, और शायद जो 22 के इलेक्शन में जो रिफ्ट नज़र आई वो शायद अब नहीं होगी, ऐसा लगता है। लेकिन राजनीति में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जहाँ तक रामपुर की बात है, तो रामपुर में जिस ढंग से आजम खां साहब का बयान आ रहा है, या जिस ढंग से उन्होंने कहा कि नहीं भारतीय जनता पार्टी वैसे ही घोषित कर दे, तो इससे एक बात तो सीधा सीधा संकेत और संदेश जा ही रहा है कि लगता है कि वो पुनः जो इस दोबारा चुनाव हो रहा है, इसमें भी कहीं भारतीय जनता पार्टी का अपर एंड हो सकता है। जी ठीक है, 30 सेकंड में मैं सबको दूंगा, 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। एक सवाल है मेरा सवाल है अभिषेक राय से। सबसे पहले अभिषेक जी ये बताइए कि मैनपुरी में जीत मिलेगी, इसके लिए आपका विकास का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? छोटे में बताइए। देखिए, मैनपुरी के में आजकल जो भी विकास हुआ आदरणीय हमारे स्वर्गीय नेताजी ने किया था, और उन्होंने जो जितना विकास किया वो सबको पता है। तो वहाँ की चुनाव जो है समाजवादी पार्टी नहीं लड़ी, वहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है। हमारा साइकिल का सिंबल लड़ रहा है, उसी साइकिल के सिंबल पे नेताजी 1968 में पहली बार विधायक चुन के वहां से आए थे, और लगातार वो सीट हम लगातार जीतते रहे, चाहे कोई भी लहर रही हो, कुछ भी हो रहा हो, हम वो सीट कभी नहीं हारे। और इस बार भी आदरणीय डिम्पल यादव जी रिकॉर्ड मतों से जीतते जा रही हैं, क्योंकि हमने वहां पे काम किया है, हमने वो चीज दिखाई है। और इटावा ऐसा इकलौता जिला है जहां से 5 राष्ट्रीय राजमार्ग निकलना है, और इसमें नेताजी का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वो सियाचिन में, मैं बता रहा हूँ, चाहे सियाचिन में जब वो रक्षा मंत्री होते थे, हमारे जवानों को वो ठंडी चीजें उपकरण दिलाना,
चाहे जितने भी चीजें, नेताजी ने जो काम किया वो कोई नहीं कर सकता। एक गरीब किसान का लड़का इतने ऊपर उठ के गया और उसने कहते हैं मैनपुरी की पहचान बनाई और सारी चीजें बनाई, तो वो नेताजी थे और नेताजी को हमेशा सब लोग याद करते हैं, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का। जी बिल्कुल। आनंद जी आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, बिल्कुल मैं अभिषेक राय जी की बात से एकदम पूर्णतया सहमत हूं कि मैनपुरी में चुनाव जनता लड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वहां जनता ही चुनाव लड़ रही है और इसीलिए समाजवादी पार्टी की हार सुनिश्चित है। जनता जब जब चुनाव लड़ती है, फर्जी समाजवादियों का भंडाफोड़ होता है और वो चुनाव हार जाते हैं। आजमगढ़ में भी जनता ने हराया जिसको ये गढ़ बताते थे, रामपुर भी हराया जिसको ये किला बताते थे, और उत्तर प्रदेश में इनका बोरिया बिस्तर बांधने का काम जनता ने ही किया है। और मैनपुरी की सम्मानित जनता निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी जो वंशवाद के एक प्रतीक है और जो इस मैनपुरी को अपने परिवार की जागीर बताने की कोशिश कर रही है, ठीक है, जनता यहां की समाजवादी पार्टी को इसका सबक सिखाएगी। जी प्रकाश जी। जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत देर से मांग चल रही है, यहाँ पर दो प्रवक्ता क्यों बैठे हैं, क्योंकि हम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है और हमने मैनपुरी चुनाव में पूर्ण समर्थन देने की बात बोली है, इसलिए यहाँ पर दो पार्टी बन रहे हैं और कोई बात नहीं। दूसरी चीज, अब माननीय शिवपाल यादव जी ने जब सपोर्ट कर दिया है तो बहुत बड़े बहुमत से जीत होने जा रही है। अच्छा, एक सवाल छोटा सा है मेरा कि क्या जिस तरह की कयास लगा रहे थे, क्या इस चुनाव के बाद विलय कर लेंगे आप लोग? देखिए आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर आज मतलब थोड़ा बहुत आप बता दीजिए तो जनता भी थोड़ा सा अपनी जनरल नॉलेज। देखिए 5 तारीख मैंने बोला है कि जिस दिन रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद हम बैठेंगे, आने वाले निकाय चुनाव की योजना बनाएंगे, देखते हैं क्या होता है। ठीक है प्रमोद जी, मेरा सवाल, ये जोड़ी कितनी दूर तक जाएगी? श्रेय जी, मैंने कहा कि मुझे लगता है कि 2022 में जो रिफ्ट हुई थी शायद वो नहीं होगी, क्योंकि जिस ढंग से मुलायम सिंह जी के निधन के बाद दोनों के चाचा और भतीजे के बीच में, अखिलेश जी और शिवपाल के बीच के जो मतभेद थे, वो नेताजी के बड़े भाई ने बैठ के वहाँ मध्यस्थता की, दोनों लोगों को समझाया और मुझे लगता है कि शायद जिस ढंग के बयान शिवपाल जी दे रहे हैं और जिस ढंग से अखिलेश जी सार्वजनिक मंच पर उनके पैर छू के उनका आदर कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि शायद अब वो स्थितियां रिपीट नहीं होंगी, जो टकराव की स्थिति वो शायद नहीं होंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी, प्रखर जी आपका शुक्रिया, अभिषेक जी आपका शुक्रिया, आनंद दुबे जी आपका शुक्रिया और अरुण राजभर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस डिबेट में हिस्सा लिया और अपना अपना पक्ष रखा। तो आपने सुना कि किस तरह से आज योगी आदित्यनाथ ने जब करहल की विधानसभा में लगातार समाजवादी पार्टी और यादव परिवार पर हमले किया और उसके बाद के जो रिएक्शंस आए हैं उसमें साफ है कि लड़ाई तो काफ़ी मजबूती से लड़ी जाएगी। बीजेपी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, समाजवादी पार्टी क्योंकि वो उसका गढ़ है वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब जनता इस पाले में जाकर खड़ी होगी या उस पाले में जाकर खड़ी होगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात इसमें जो सबसे बड़ी सामने आई, जो लंबे समय तक रिफ्ट चल रहा था, जिस तरह से प्रमोद जी ने भी कहा कि लगता है कि अब नेताजी के निधन के बाद ये जो जोड़ी है, ये जो पारी है, ये लंबी चलेगी। ये सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे बड़ा सियासी पहलू निकलकर सामने आएगा कि शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव कितनी दूर तक अपना सफ़र तय करेंगे, सियासी सफ़र तय करेंगे। क्योंकि परिवार के हैं तो परिवार से तो वो जुड़े ही रहेंगे, वो उनके चाचा हैं वो नकार नहीं सकते, वो उनके भतीजे हैं वो नकार नहीं सकते। लेकिन ये सियासी जुगलबंदी, सियासी गठबंधन कितने दूर चलेगा, ये 2024 के चुनाव के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा था कि शिवपाल सिंह यादव अगर पार्टी में आ जाएं या समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर ले, एक हो जाएं, तो समाजवादी पार्टी मजबूत हो जाएगी। ये कहना था जो राजनीतिक रणनीतिकार हैं और जो शिवपाल सिंह यादव के समर्थक हैं। इवन समाजवादी पार्टी के अंदर जो एक बड़ा तबका था उसका भी कहना था कि सबको एकजुट होकर लड़ना चाहिए। लेकिन ये एकजुटता सिर्फ 5 दिसंबर के लिए है कि आगे के लिए है, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये सियासी अंगड़ाई किस करवट जाती है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए आप इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।